वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे स्कोप्स यानी दायरे को। सो क्या इसमें आपको इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी, जैसे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति और इसके दायरों पर प्रकाश डालते हुए अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन में आप अपना आंसर ये लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में इसकी परिभाषा और इसकी प्रकृति पे प्रकाश डाला था। ठीक इसी प्रकार आज हम इसमें दायरे को डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्कोप्स को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो दायरा है वो कोई सीमित नहीं है, ठीक है। इसका जो दायरा है काफ़ी ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि जैसे हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि ये राजनीतिक विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, ठीक है। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो एक बहुआयामी स्वरूप है। उसके अंतर्गत हम केवल राष्ट्रों के मध्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम पढ़ते हैं तो क्या मतलब होता है, उसका तात्पर्य यही होता है ना, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य संबंधों का निर्धारण, उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो स्थापित होते हैं दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में, वो कई सारे पहलुओं पर आधारित होते हैं, ठीक है। न केवल आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, अपितु बहुत सारे, जिसके जैसे इसका स्वरूप बहुआयामी भी कहा जाता है। एक ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्वरूप बहुआयामी है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन आपके आंसर में लिखना पड़ेगा कि कैसे ये बहुआयामी है। या भी आ जाती है संसाधन की उपलब्धता, आतंकवाद, सुरक्षा, पर्यावरण, एनजीओस, ठीक है, कई सारी चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करते हैं, ना केवल आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ही बल्कि, ठीक है। तो ये सबको मिला के इसका जो स्वरूप है बहुआयामी, और इसी वजह से जो होता है इसका जब स्वरूप बहुआयामी होने की वजह से इसका दायरा भी काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो गया। जैसे कि हमने बात की थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आईआर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया था, ठीक उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी दायरा जो था वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो गया, जिसके अंतर्गत अलग अलग तत्वों को, अलग अलग मुद्दों को, ठीक है, क्षेत्रों को, विषयों को इसके अंतर्गत स्टडी किया जाने लगा, ठीक है। सरकार से सरकार के जो प्रारंभिक अध्ययन थे, ठीक है, अब उसका दायरा काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो गया था। सभी पहलुओं को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, सुरक्षा हो गया, चाहे पर्यावरण हो गया, सबको इसके अंतर्गत शामिल किया गया, जिसकी वजह से इसका क्षेत्र व्यापक हो गया। और 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका काउंसिल में बताया गया था कि आईआर के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है, जो क्या थे, राष्ट्र राज्य प्रणाली और संचलन, उसकी प्रकृति, ठीक है। दूसरा था कारक जो किसी राज्य की शक्ति को प्रभावित करे, ठीक है। तीसरा इसमें था महाशक्ति की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और विदेश नीति, कि किस प्रकार दूसरे राष्ट्र को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। कई बार होती है ना हमारी विदेश नीति दूसरे राष्ट्र के लिए प्रतिकूल होती है या अनुकूल नहीं होती है कई बार, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है। इस वजह से कई बार हमारी विदेश नीति उनको हार्म करती है, तो हमारे संबंध खराब होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इतिहास और जो है इसकी स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण जैसे भी तत्वों को इसमें शामिल किया गया है। और अब आईआर जो है केवल इन 5 क्षेत्रों को, इन 5 दायरों को लेकर ही नहीं हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, बल्कि और भी बहुत सारे दायरे इसके अंतर्गत आ गए हैं। जैसे कि अब हम बात करें कि इनके कौन कौन से दायरे हैं, तो आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहला जो दायरा है यही है कि राष्ट्र राज्य प्रणाली, उसकी प्रकृति और उसका संचलन। विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो संबंध है, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में जो संबंध है, उसकी प्रकृति या संचलन है, वो काफ़ी हद तक उनके संबंध स्थापित करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जो था आईआर को एक बुनियादी वस्तु, विषय वस्तु कह सकते हो, का गठन किया गया है। इसकी वजह से जो होता है ये अध्ययन का प्राथमिक क्षेत्र बन गया है, जिसकी वजह से कई बार जब कभी भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दो राष्ट्रों के बीच में संबंधों को पढ़ते हैं, तो हम पहले ये देखते हैं कि दोनों राष्ट्रों के बीच में जो राज्य प्रकृति का संचलन है वो किस प्रकार सेम है। दूसरा जो क्षेत्र आता है दायरा, वो है गैर राज्य अभिकर्ता यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नॉन स्टेट एक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वर्षों दर वर्षों बढ़ती रहती है, जिसमें एमएनसीज आ गए, एनजीओज आ गए इंटरनेशनल, ठीक है, और कई सारे संगठन हो गए, अंतर सरकार संगठन और गैर राज्य अभिकर्ता, जो कि इसमें काफ़ी आईआर के पर काफ़ी हद तक प्रभाव डालते हैं। इसलिए जैसे कि मैंने बताया आपको कि एमएनसीज जो है में आई है, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगाई है, ठीक है, और यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा है, भारत को भी फ़ायदा है। कैसे? भारत को यहाँ पर अगर वो अपनी एमएनसीज यहाँ लगाएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ लगाएंगी कंपनी, तो क्या होगा, भारत के लोगों को रोज़गार मिलेगा। दूसरा उनको क्या फ़ायदा होगा, उनको प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ेगी, उनको करेंसी तो मिल ही रही है, बेनिफिट भी हो रहा है, उनको प्रॉफिट उनको मिल ही रहा है जो उन्हें चाहिए होता है। तो यही चीज़
बहुत इफेक्ट करती है। और कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के साथ जिसके साथ उसके आर्थिक रूप से संबंध हो, वो उसको कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा, उसके साथ संबंध हमेशा अच्छे रखेगा। इसी प्रकार भारत अमेरिका, स्विट्जरलैंड और भी बाकी सारे देश वगैरह, जापान वगैरह जितने भी, उनके साथ अच्छे संबंध निभाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत में उनकी कंपनियां हैं, यहाँ भारत के लोग काम करते हैं, या भारत के लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, इसलिए वो भी कभी भारत के साथ संबंध नहीं खराब करेंगे। इसलिए हमेशा भारत देखोगे तो बातचीत का मार्ग निकाल कर ही हर समस्या का समाधान ढूंढता है। तीसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, आईपीई। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधि का विश्लेषण करने में सहायता होती है और कर के आईआर का अध्ययन करती है कि कौन से देश में कैसा बेनिफिट मिल रहा है। 1980 के दशक के मध्य से ही वैश्वीकरण की शुरुआत के साथ ही विद्वानों की रुचि जब थी, ठीक है, विद्वानों के बीच में आईपीई को लेकर कि किस प्रकार विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो है आर्थिक गतिविधियों का जो था विश्लेषण करके के सहायता से जो था विश्लेषण करने की सहायता के साथ जो था आईआर के संबंधों को या उसके क्षेत्रों को किस प्रकार ये आज जो है आर्थिक विचारों की मदद से जो होता है कि हाँ भाई आपको इस राष्ट्र के साथ उस राष्ट्र के, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इसी विश्लेषण के आधार पर तो दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। उसको मालूम है ये राष्ट्र उसको हेल्प कर सकता है, वो राष्ट्र उसको हेल्प करेगा, वो नेशन हेल्प करेगा, तो उसके साथ अपने संबंध अच्छे बना रहे हैं, ठीक है। और अक्सर ये विश्लेषण काफ़ी हद तक आईआर की स्टडी को या आईआर के दायरे को जो है अध्ययन को काफ़ी हद तक इफेक्ट भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। अब सुरक्षा हमेशा ही राष्ट्र राज्यों की प्राथमिक चिंता बनी रहती है कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहे, और सुरक्षा की चिंता ने अतीत में युद्ध और शांति का नेतृत्व भी किया है। कई बार युद्ध भी हो चुके हैं, कई बार शांति भी बनाई है, और भविष्य में इनका प्रचार फॉलो करेंगे। कोई राष्ट्र नहीं चाहेगा मेरा राष्ट्र खतरे में पड़े। इंडिया भी चाहेगा कि हर किसी के साथ मेरे संबंध अच्छे रहे ताकि वो मेरी कंट्री के लिए फ़ायदे में रहेगा, ठीक है। और यही हर राष्ट्र का एक प्राइमरी एम है, लक्ष्य है, बोल लीजिए, ठीक है, उद्देश्य है किसी के साथ भी संबंध स्थापित करने के। एक शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से जुड़ी होती है, जिसमें अन्य कारक सामूहिक विनाश के हथियार का अप्रसार और राज्य के बीच में तनाव में कमी शामिल है। आईआर में युद्ध और शांति और रणनीति अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से ही संबंधित है। क्लियर? यही बात हमने आगे डिस्कस किया और यही इधर भी है। इन चीज़ों को इसलिए तो बैन किया गया है ताकि सुरक्षा और शांति बनी रहे। दूसरा आता है महत्वपूर्ण शक्तियों की विदेश नीति। जितनी भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, ठीक है, उनकी विदेश नीति काफ़ी तक जो है आईआर के महत्वपूर्ण विषय वस्तु का गठन करती है, क्योंकि ये शक्ति आईआर से प्रेरक शक्तियां होती हैं। जब शक्ति प्रणाली का संतुलन प्रचलित था, ठीक है, प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की विदेश नीति का अध्ययन महत्वपूर्ण माना गया था। इनकी विदेश नीति, ये जो इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं, ठीक है, इनकी विदेश नीति को पढ़ रहे थे, इनकी स्टडी करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि किस टाइप की विदेश नीतियाँ बना रहे हैं, किसके खिलाफ है, कौन से उद्देश्य, कौन सी विचारधारा को लेके बनाते हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जापान समकालीन में आज के टाइम पे इन सभी भारत की विदेश नीति का विश्लेषण उपयोगी है, क्योंकि ये राज्य हाल के दिनों में प्रमुख अभिकर्ता बन गए हैं, ठीक है, जिनकी काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हो वैश्विक पटल पर जो है उनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। तीसरा आता है हमारा वैश्वीकरण। यह मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधि से संदर्भित करता है, जिसमें गंभीर प्रभाव पड़ता है, हाँ, ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक रूप से। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण। पर्यावरण के मुद्दे में अब पहले से ही कई अधिक आईआर के अध्ययन में अधिक महत्व ग्रहण कर लिया है। यानी पर्यावरण का जो मुद्दा है अब पहले से भी अब अधिक और भी ज़्यादा आईआर के क्षेत्र में, आईआर के अध्ययन के क्षेत्र में जो है इससे महत्व को ग्रहण किया, क्योंकि औद्योगिकी क्रांति, तकनीकी प्रगति ने पूरे दुनिया में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिंता बढ़ा दी है। कई लोग फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, कई सारी कंट्रीज, जिसके चलते जितना वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है कि पर्यावरण को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसकी सुरक्षा की वो चिंता बढ़ रही है। पर्यावरण मुद्दे ने आज दुनिया भर को, राज्य को अत्यधिक अन्योन्याश्रित कर दिया, क्योंकि दुनिया में एक हिस्से से औद्योगिकी संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन अन्य भागों को प्रभावित कर सकता है, और यह किसी राज्य में नदी के पानी की कमी, अपने पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध की, और एक स्थिति जो है शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आज की दुनिया में पर्यावरण मुद्दे पर ही निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पर्यावरण जहाँ पे सुरक्षित है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम उस देश पर उस पर निर्भर ही रहेंगे, पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध के लेकर जाए। बेसिकली जैसे अगर पानी कम हो गया, ठीक है, पर्यावरण पानी कम होगा तो दूसरे राष्ट्र के पास अगर पानी है तो हम उससे पानी की मांग कर सकते हैं। अगर वो पानी देने से मना कर देगा तो क्या होगा? युद्ध ही होगा ना। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थिर
और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आज दुनिया में पर्यावरण मुद्दे पर ही निर्भर करती है कि शांति बनी रहे, सब कुछ सही चले। असहनीय आतंकवाद। आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, जो कि एक राष्ट्र का ही नहीं बल्कि सभी के लिए है वैश्विक स्तर पर खतरा, ठीक है। एक से अधिक देशों में नागरिकों को शामिल करने वाली आतंकवादी गतिविधि या प्रभावित करने वाली आतंकवादी गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, आतंकवाद आईआर में अध्ययन का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया या एक प्रमुख दायरा है, ठीक है, क्षेत्र है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी सीमा पार आतंकवाद भी कहा जाता है, ठीक है। और यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को खतरा भी देता है। इसलिए जो है इससे निपटने के लिए इसका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के टाइम पर। और तो ये था आज का आपका टॉपिक जो था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, मैंने अपना वेल ट्राई किया सब समझाने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और यूनिट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।